सही है कि कुछ में हम लोग गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, बराबर है। गणेश, पूरा नाम गणेश कृष्णन है। गणेश कृष्णन, अच्छा, गणेश कृष्णन। हाँ, बताएं क्या सवाल क्या है? सवाल, मैं रेगुलर F&O ट्रेडर हूँ और अच्छा। मैं प्रॉफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में डिक्लेयर करता हूँ हर साल। अच्छा। बट मेरे को ये पूछना था, ये सही है कि नहीं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिजनेस इनकम के हिसाब से दिखा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ जगह मैं पढ़ रहा था कि इसको दिखाना नहीं चाहिए ऐसा, तो उसके बारे में राय चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, हमारे टैक्स गुरु हैं शरद कोहली साहब, बिल्कुल आपको बताएंगे क्या कहना चाहेंगे इनको। जी हाँ, F&O में एक दो प्रश्न है, मैं बाद में पूछूंगा। हाँ, ठीक है, फोन लाइन पे बने रहिए। तो गणेश जी, क्या है कि जब F&O में, जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं, तो जब आप उसमें दिखाते हैं तो नॉर्मली इसको बिजनेस इनकम में लिया जाता है। पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आप इसको बिजनेस इनकम में, और आगे प्रिजम्पटिव टैक्स तभी आएगा जब आप बिजनेस इनकम में ले रहे हैं, उसमें आप लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। आप जानते ही होंगे प्रिजम्पटिव टैक्स में 6% या 8% डिपेंड करता है। आपके जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हैं वो 6% और जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 8%। तो बिल्कुल F&O को हम भी बिजनेस इनकम में ही दिखाने की रिकमेंडेशन देते हैं। आपका जो पहला सोचना था वो ठीक है, जो बाद में आपको कुछ डाउट दिया गया उसको आप ध्यान ना दें। तो बिल्कुल इसमें तो क्लैरिटी आ गई कि आप दिखा सकते हैं इसमें। दूसरा सवाल क्या पूछना चाह रहे थे कृष्णन साहब? क्या अगला प्रश्न? हाँ, नहीं, मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है ना, ये तो रूल है। तो बिल्कुल कुछ बाद में रिकॉर्ड कॉल फॉर करेंगे, ऐसा कुछ नौबत नहीं आएगी ना? ये बहुत काम का सवाल है लक्ष्मण, और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं। ये बात गणेश जी ठीक है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजम्पटिव टैक्स का मतलब ही यही है कि आप एक मुश्त 6% या 8% फाइल करें। पर लक्ष्मण, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो गणेश जी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। अब मान लीजिए आपने 6% पे दिखाया और आपका एक्चुअल प्रॉफिट, इसका हम पहले एक टैक्स गुरु में जिक्र भी कर चुके हैं, आपका एक्चुअल प्रॉफिट 20% है और आपने 6% में दिखा दिया, और आपने खर्चे तो 80% ही करे हैं, आपने खर्चे 94% नहीं करे हैं। तो कहीं किसी स्टेज पर आपको यह जवाब देना पड़ सकता है कि आपने 6% दिखाया पर आपका असल में प्रॉफिट तो 20% है, खर्चे आपने 80% दिखाया। हाँ, तभी आपका प्रॉफिट 20% है, तो आपको बाकी के अमाउंट का हिसाब किताब मांगा जा सकता है। तो मेरी सलाह जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्स में जाते हैं गणेश जी, आपके लिए भी और सभी के लिए ये है कि जब भी आप प्रिजम्पटिव टैक्स में दिखाएं तो आप ये देखें कि आप उसी परसेंटेज पे रहें, 6 या उससे ऊपर, 8 या उससे ऊपर, जो आपकी एक्चुअल परसेंटेज है। प्रिजम्पटिव टैक्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करना की एक सुविधा के रूप में आप प्रयोग करें। शायद यही आपका सवाल था गणेश जी। गणेश जी, क्लैरिटी आ गई? क्लैरिटी आ गई। और एक छोटा प्रश्न था, ये जो एक्सपेंसेस जो दिखा सकते हैं उसमें एडवाइजरी फीस अलाउड है ना, बाय इफ यू आर मेकिंग पेमेंट में चेक और चेक? बट वो समझो जो नॉर्मल तौर में मेरे फ्रेंड से मैं एडवाइस लिया, मैं उसको चेक से पेमेंट किया, तो इज इट ओके? दैट्स व्हाट। जी गणेश जी, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं और आपके फ्रेंड जो हैं वो भी अपनी इनकम में दिखा रहे हैं तो ठीक रहता है। और आप अगर इसमें यह भी है कि आपके ऊपर TDS एप्लीकेबिलिटी इस फीस पे आ सकती है, सेक्शन 194J होता है, हो सकता है आपको टैक्स काटना पड़े, उसके लिए मुझे और बारीकियों में जाना पड़ेगा, पर प्रिंसिपली आप उसको दिखा सकते हैं। एडवाइजरी फी अगर आप ले रहे हैं आप दिखा सकते हैं, पर जो ले रहा है वो अपनी इनकम में जरूर दिखाए। अगर वो आपको कोई नजदीक का व्यक्ति है, मान लीजिए कोई परिवार का है, अब किसी ने तो मेरे से कहा कि भाई हम अपनी पत्नी से एडवाइस लेते हैं। अब पत्नी से एडवाइस लेते हैं, अगर पत्नी उसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो फिर क्लबिंग ऑफ इनकम का नियम आ जाएगा। तो आपके फ्रेंड साहब अपनी इनकम में जरूर दिखाएं, आप बकायदा उनसे एडवाइस लीजिए। पर मेरे ख्याल फ्रेंड लोग ज्यादा फीस लेते नहीं है लक्ष्मण, मैंने तो देखा है। तो टैक्स बचाने के लिहाज से पूछ रहे हैं, इसलिए आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाकी आप निर्णय ले लीजिए। कृष्ण साहब, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे उलझने दूर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच आप टैक्स गुरु से जुड़ने के लिए। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हम लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब चलते हैं राजस्थान, जहां से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवान है, अरे वाह। कौरवानी साहब नमस्कार, बताएं। हाँ सर, नमस्कार सर। आपका नाम भगवान कौरवानी क्यों रखा गया? भगवान तो भगवान ही मानते हैं। मेरा नाम भगवान अब जो घर वालों ने रखा था। अच्छा। तो पहले जमाने में पंडित के हिसाब से होता था। मेरा एक सवाल है सर, हाँ, कि हमने प्लॉट यानी अपने पिताजी और हमारी बहू के नाम से खरीदा है, ठीक है। अब फिर उसका कंस्ट्रक्शन हम 3 लोगों के से नाम लिए, लोन लिया बैंक से, जिसमें हमारी बहू और हमारा फादर और हमारा बेटा। तो क्या तीनों को यानी वो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग की इंस्टॉलमेंट और 80C की यानी हमें 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी सर?
जी भगवान जी, अरे इनका तो मुझे नाम लेते ही हाथ जुड़ जाता है जैसे मैं इनका नाम बोल रहा हूं। भगवान जी देखिए, उसमें जो नियम ये कहते हैं कि जो इंटरेस्ट बेनिफिट ले रहा है सेक्शन 24 में या 80C में, जो आपने दोनों जिक्र किए, उसमें जिसके नाम टाइटल है वो नाम होना जरूरी है। तो आपने जो कहा, वो नाम पहला नाम हो ऐसा जरूरी नहीं है। पहला नहीं, बाद में हो सकता है। पर मुझे इनके सवाल से कुछ ये समझ में आया कि उसमें इनका नाम नहीं है, इनके फादर का नाम है, इनकी बहू शायद इन्होंने नाम लिया उनका, इनके बेटे का नाम है। हाँ, तो आपका नाम भी भगवान जी उसमें होना जरूरी है। अगर आप सेक्शन 24 और 80C का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपका नाम बिल्कुल ही कहीं नहीं है तो फिर आपको कुछ कठिनाई आएगी, आपको ये डिसअलाउ हो सकता है जो बेनिफिट की आप बात कर रहे हैं। तो आप तो भगवान है, अपना नाम तो आप सब जगह रख ही सकते हैं जी। तो कौरवानी साहब, उलझन दूर, कंफ्यूजन दूर हो गया? हाँ, तो थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, अब फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे FNO ट्रेडिंग के टैक्स के ऑडिट की बारीकियां क्या हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।